आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा अलग है। मतलब हम किसी बहुत बड़े शोध पत्र या डेटा के पहाड़ को नहीं खंगालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। आज हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चित्र पर है, फिगर 1.8। सही कहा, फिगर 1.8। पहली नज़र में कोई भी इसे देखे तो ये ग्राफ बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं का एक साधारण सा विन्यास लग सकता है। एक आम ग्राफ की तरह ही। हाँ, लेकिन जब हम इसका बारीकी से विश्लेषण करते हैं तो ये एक बहुत ही जटिल अवधारणा को खोल कर रख देता है, जिसे हम विलियन में विलायक के हिमांक में अवनमन कहते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल। और ये ग्राफ उस पूरे सिद्धांत को एक गणितीय और भौतिक प्रमाण के रूप में हमारे सामने रख देता है। इस चित्र की सबसे बड़ी खासियत मेरी राय में यही है कि ये वाष्प दबाव और तापमान के बीच के संबंध को बहुत ही स्पष्ट रूप से दृश्यमान बनाता है। मतलब कोई जटिल समीकरण नहीं है इसमें। एकदम सही, कोई जटिल समीकरण नहीं, बस अवस्थाओं का एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है। हम देख सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है यानी y अक्ष, वो वाष्प दबाव को दर्शा रहा है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हाँ, और जो क्षैतिज अक्ष है यानी x अक्ष, वो तापमान को केल्विन में दिखा रहा है, जो बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है। तो मूल रूप से ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जब तापमान बदलता है तो वाष्प दबाव कैसे प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल, यही इस ग्राफ का मूल विषय है। तो चूंकि उच्च तापमान का मतलब अधिक ऊर्जा और अधिक वाष्प दबाव होता है, अगर हम ग्राफ की दाईं ओर से बाईं ओर की यात्रा शुरू करें, मतलब तापमान को कम करना शुरू करें। हाँ, तापमान का कम होना, तो ये हमें ये देखने का मौका देता है कि पदार्थ के व्यवहार में आखिर क्या बदलाव आ रहे हैं। सही कहा। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ग्राफ सबसे पहले हमें शुद्ध विलायक की स्थिति को देखने के लिए प्रेरित करता है, जिसे ग्राफ में तरल विलायक कहा गया है और इसे एक नारंगी रंग की रेखा से दर्शाया गया है। इस नारंगी रेखा की प्रकृति पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने भी देखा कि ये रेखा एकदम सीधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं है। जैसे जैसे हम ग्राफ में बाईं ओर जाते हैं, यानी कम तापमान की ओर बढ़ते हैं, ये नारंगी रेखा एक क्रमिक और सौम्य ढलान के साथ नीचे की ओर आती है। सौम्य ढलान? हाँ, मतलब बहुत तेजी से नहीं गिर रही है। हाँ। और इसका भौतिक अर्थ यह है कि तरल के ठंडे होने पर उसके अणुओं की वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है जो तरल अवस्था की एक बड़ी विशेषता है। लेकिन ग्राफ में एक दूसरी रेखा भी है जो इस क्रमिक गिरावट के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करती है। आप काले रंग की रेखा की बात कर रहे हैं? हाँ, वही काले रंग की रेखा जो जमे हुए विलायक का प्रतिनिधित्व करती है। अगर नारंगी रेखा का ढलान सौम्य है तो इस काली रेखा का ढलान बेहद तीखा है, एकदम खड़ी ढलान की तरह। हाँ, एकदम तेजी से नीचे की ओर गोता लगाती हुई लगती है। तो ये तीखापन क्या दर्शाता है? ये तीखा ढलान ठोस अवस्था की प्रकृति को बहुत ही सटीकता से समझाता है। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, एक बार जब विलायक जम जाता है तो तापमान में थोड़ी सी भी कमी उसके वाष्प दबाव को बहुत तेजी से गिरा देती है। क्योंकि ठोस अवस्था में अणु बंधे होते हैं। बिल्कुल सही। तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था में अणु बहुत अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए तापमान कम होने का जो असर होता है वो उनके वाष्प दबाव पर बहुत तीव्र होता है। ज्योमेट्री के नजरिए से देखा जाए तो रेखा का ये तीखापन इस पूरे ग्राफ के काम करने का मुख्य आधार लगता है। हाँ, और ये आगे जाके बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो अगर हम इन दोनों रेखाओं के पथ को देखें तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां ये सौम्य ढलान वाली नारंगी रेखा और तेज ढलान वाली काली रेखा आपस में मिलती हैं। उस जादुई मिलन बिंदु की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ग्राफ में इस विशिष्ट मिलन बिंदु को एक छोटे से सफेद गोले के जरिए रेखांकित किया गया है। देखने में ये सिर्फ दो रेखाओं का काटना लग सकता है, लेकिन भौतिकी के संदर्भ में ये एक संतुलन की अवस्था को प्रकट करता है ना? एकदम सटीक बात कही आपने। ये प्रतिच्छेदन बिंदु वो सटीक अवस्था है जहां तरल विलायक और ठोस विलायक दोनों का वाष्प दबाव बिल्कुल एक समान हो जाता है। और यही वो बिंदु है जहां जमने की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, जब तरल और ठोस अवस्था का वाष्प दबाव बराबर हो जाता है
तभी कोई पदार्थ जमना शुरू होता है। तो इस सफेद गोले से अगर हम नीचे की ओर तापमान वाले अक्ष पर एक लंबवत दृष्टि डालें, जिसे ग्राफ में एक हरी बिंदुदार रेखा द्वारा दाईं ओर दिखाया गया है, हाँ, वो हरी डॉटेड लाइन, तो अगर हम उसे नीचे एक्स अक्ष तक लाएं तो हमें एक विशिष्ट तापमान मिलता है, जिसे ग्राफ में TF0 के रूप में चिन्हित किया गया है। T, उसके नीचे छोटा f और ऊपर छोटा सा शून्य। ये TF0 शुद्ध विलायक का हिमांक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल, और ये एक बेसलाइन या कहें तो शुरुआती मानक स्थापित करता है। मतलब ये स्पष्ट कर देता है कि जब विलायक पूरी तरह से शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो वह किस तापमान पर तरल से ठोस में बदल जाएगा। हाँ, ये चित्र का पहला चरण है जो एक सामान्य बिना मिलावट वाली स्थिति को परिभाषित करता है। तो इस TF0 को एक मानक के रूप में समझना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये स्थापित करता है कि जमने की प्रक्रिया के लिए वाष्प दबाव का एक निश्चित स्तर तक गिरना आवश्यक है। मतलब तरल को ठोस में बदलने के लिए उसकी वाष्प दबाव की रेखा को उस तीखी काली रेखा तक पहुंचना ही होगा। यह एक अनिवार्य शर्त है। इसे ऐसे समझिए कि कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जम सकता जब तक कि उसकी तरल अवस्था की रेखा उस जमे हुए अवस्था की रेखा से जाकर न टकराए। ये शर्त तो ग्राफ के अगले हिस्से को समझने के लिए बहुत अहम होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, अब ग्राफ में मुख्य तत्व का प्रवेश होता है, यानी विलयन का प्रवेश, जिसे चित्र में एक नीली रेखा के रूप में दिखाया गया है। और यहीं पर ये ग्राफ अपना सबसे बड़ा आहा मोमेंट प्रस्तुत करता है। अगर कोई ध्यान से देखे तो विलयन की ये जो नीली रेखा है वो तरल विलायक की नारंगी रेखा के ठीक नीचे स्थित है। वह उसे कहीं भी काटती नहीं है, बस उसके नीचे एक समानांतर पथ पर चलती है। तो इस नीली रेखा के नीचे होने का सीधा अर्थ क्या हुआ? नीली रेखा का ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन, मतलब नीचे की तरफ खिसकना, इस पूरी परिघटना का केंद्र बिंदु है। ग्राफ ये दिखा रहा है कि तापमान अक्ष पर मौजूद किसी भी एक बिंदु को अगर लिया जाए और वहां से ऊपर की ओर वाष्प दबाव देखा जाए, तो विलयन यानी नीली रेखा का वाष्प दबाव हमेशा शुद्ध तरल विलायक यानी नारंगी रेखा के वाष्प दबाव से कम ही मिलेगा। ये तो एक स्थापित तथ्य है ना कि विलय मिलाने से कुल वाष्प दबाव में गिरावट आती है। बिल्कुल, और ये ग्राफ उसी गिरावट को दो रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी के रूप में बड़ी खूबसूरती से कैद कर लेता है। तो नीली रेखा का पूरी तरह से नीचे खिसकना इस बात का पक्का सबूत है कि विलयन ने हर तापमान पर वाष्प दबाव को कम कर दिया है। एकदम सही। लेकिन अब यहाँ एक मुख्य प्रश्न उठता है, इस ऊर्ध्वाधर गिरावट का जमने की प्रक्रिया से क्या संबंध है? ये विलयन आखिर जमेगा कब? और यहीं पर वो अनिवार्य शर्त वापस आती है जिस पर हमने अभी चर्चा की थी। जमने के लिए वाष्प दबाव की रेखा को उस तीखी काली रेखा तक पहुंचना ही होगा। बिल्कुल, और यहीं से ग्राफ की ज्यामिति अपना असली काम शुरू करती है। हमारे पास अब ये नई नीली रेखा है, जो पहले से ही नारंगी रेखा के नीचे चल रही है। तो चूंकि जमने की शर्त यह है कि तरल की वाष्प दबाव रेखा को जमे हुए विलायक की काली रेखा को छूना होगा, तो इस नीली रेखा को भी उस काली रेखा की ओर बढ़ना ही होगा। लेकिन अगर हम नीली रेखा के पथ का अनुसरण करें तो ये साफ हो जाता है कि वो उसी पुराने तापमान पर यानी TF0 पर काली रेखा से नहीं मिल सकती। वो तो संभव ही नहीं है। हाँ, क्योंकि यदि TF0 वाले बिंदु से ऊपर देखा जाए तो काली और नारंगी रेखाएं तो आपस में मिल रही हैं, लेकिन नीली रेखा उस बिंदु से काफी नीचे रह जाती है। वो संतुलन की अवस्था में है ही नहीं, वहां वाष्प दबाव बराबर नहीं हुआ है। इसलिए प्रतिच्छेदन के लिए यानी रेखाओं के मिलने के लिए तापमान का और कम होना आवश्यक हो जाता है। इस बात को ज्यामिति के नजरिए से समझना बहुत ही रोचक है। देखिए, काली रेखा का ढलान बहुत तीखा है। हाँ, वो एकदम सीधे नीचे गिर रही है। और नीली रेखा जो वाष्प दबाव में कमी के कारण पहले से ही नीचे है, उसे इस तीखी काली रेखा को काटने के लिए तापमान अक्ष पर और अधिक बाईं ओर की यात्रा करनी पड़ती है। बाईं ओर जाना मतलब तापमान का और गिरना। हाँ, ये एक अपरिहार्य ज्यामितीय परिणाम है, क्योंकि शुरुआत नीचे से हो रही है और एक ऐसी रेखा को पकड़ना है जो तेजी से गिर रही है,
तो आपको आगे जाना ही होगा। यानी अधिक ठंडे तापमान की ओर। बिल्कुल, तो ये बाईं ओर का विस्थापन ही हिमांक में कमी का मूल कारण है। एकदम सही समझे आप। जब नीली रेखा को बाईं ओर आगे बढ़ाया जाता है तो वो अंततः जाकर काली रेखा से टकराती है। और ये नया प्रतिच्छेदन बिंदु विलयन के लिए नई संतुलन अवस्था बन जाता है। मतलब यहाँ आकर विलयन का वाष्प दबाव और जमे हुए विलायक का वाष्प दबाव एक समान हो जाते हैं। हाँ, और इस नए मिलन बिंदु से जब नीचे तापमान अक्ष की ओर एक और ऊर्ध्वाधर हरी बिंदुदार रेखा खींची जाती है, तो एक नया तापमान प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ में TF के रूप में दर्शाया गया है। ये TF विलयन का नया हिमांक है। और ग्राफ पर इसकी स्थिति सब कुछ एकदम स्पष्ट कर देती है। ये नया हिमांक TF पुराने हिमांक TF नॉट के स्पष्ट रूप से बाईं ओर स्थित है। और जैसा कि हमने पहले कहा, तापमान के पैमाने पर बाईं ओर होने का सीधा अर्थ ही है तापमान का कम होना। ग्राफ में इस क्षैतिज अंतर को बहुत ही प्रमुखता से दर्शाया गया है। TF और TF नॉट के बीच की जो दूरी है उसे एक मोटे हरे बार से रेखांकित किया गया है। हाँ, और ठीक उसी हरे बार के नीचे डेल्टा TF लिखा गया है। ये डेल्टा TF वो सटीक मात्रा है जिससे तापमान में गिरावट आई है। बिल्कुल, और ग्राफ के नीचे जो कैप्शन दिया गया है, विलयन में विलायक के हिमांक में अवनमन, वो इसी डेल्टा TF की ओर इशारा कर रहा है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया ये सिद्ध करती है कि वाष्प दबाव में गिरावट यानी नीली रेखा का नीचे की ओर खिसकना, हाँ, वो सीधे तौर पर हिमांक में कमी यानी रेखा का बाईं ओर खिसकना उसका कारण बनती है। ये तो एक सीधा कारण और प्रभाव का संबंध हो गया, जिसे ये ज्यामितीय संरचना पूरी तरह से साबित कर देती है। तो अगर इस पूरे चित्र को एक बार फिर से समग्र रूप में देखा जाए तो ये वास्तव में अवस्थाओं के परिवर्तन का एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा है। बिल्कुल, एक नक्शे की तरह ही काम करता है ये। एक तरफ वो स्थान है जहां तरल और ठोस विलायक एक ही वाष्प दबाव साझा करते हैं, जो हमारा शुरुआती बिंदु है TF नॉट। हाँ, फिर विलयन आता है जो अपने साथ एक कम वाष्प दबाव लेकर आता है। और ये कमी हमें एक ऊर्ध्वाधर गिरावट के रूप में दिखाई देती है, नीली रेखा के रूप में। और इस गिरावट की भरपाई करने के लिए या कह लें कि जमने की उस कठोर शर्त को पूरा करने के लिए हम पूरे सिस्टम को क्षैतिज रूप से बाईं ओर खिसकना पड़ता है। और ये क्षैतिज खिसकाव ही डेल्टा TF है। और इस चित्र की एक और सूक्ष्म बात यह है कि ये खिसकाव कितना बड़ा होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि काली रेखा का ढलान कैसा है और नीली रेखा नारंगी रेखा से कितनी नीचे है। अच्छा, मतलब अगर विलयन का वाष्प दबाव और भी कम होता, यानी नीली रेखा और भी नीचे स्थित होती, तो उसे काली रेखा को छूने के लिए X अक्ष पर और भी ज्यादा बाईं ओर जाना पड़ता। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना अधिक वाष्प दबाव कम होगा, नीली रेखा उतनी ही नीचे खिसकेगी। हाँ, और परिणाम स्वरूप हिमांक उतना ही अधिक बाईं ओर चला जाएगा, यानी तापमान उतना ही कम हो जाएगा। ये तो बहुत ही तार्किक है। ये ग्राफ न केवल ये दिखाता है कि हिमांक कम क्यों होता है, बल्कि ये भी स्थापित करता है कि ये कमी वाष्प दबाव में आई कमी पर पूरी तरह से निर्भर करती है। मेरी राय में ये चित्र गुणात्मक सत्य को इतनी स्पष्टता से दिखाता है कि किसी अतिरिक्त जटिलता या भारी भरकम गणित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। सही बात है। हम साफ देख सकते हैं कि कैसे तीन अलग अलग हिस्से, नारंगी रेखा, नीली रेखा और काली रेखा, एक साथ मिलकर काम करते हैं। वाष्प दबाव में कमी जो नीली रेखा को नीचे लाती है, रेखाओं के प्रतिच्छेदन की शर्त जो जमने को परिभाषित करती है, और अंत में तापमान अक्ष पर बाईं ओर का वो खिसकाव जो डेल्टा TF को जन्म देता है। बिल्कुल। ये विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि वैज्ञानिक चित्र केवल डेटा को प्रस्तुत करने का तरीका नहीं होते, वे अपने आप में तर्क की एक पूरी श्रृंखला होते हैं। हाँ, सिर्फ वाष्प दबाव के अक्ष पर हुए एक बदलाव ने तापमान के अक्ष पर एक अनिवार्य परिणाम को जन्म दिया। यह ज्यामिति और भौतिकी का एक ऐसा संगम है जो हिमांक में अवनमन जैसी अवधारणा को पूरी तरह से पारदर्शी बना देता है। मतलब जब ये समझ में आ जाता है कि नीली रेखा को काली रेखा से मिलने के लिए बाईं ओर क्यों जाना पड़ता है, तो केवल एक तथ्य को याद नहीं किया जा रहा होता, बल्कि उस तंत्र को देखा जा रहा होता है जो असल में काम कर रहा है। फिगर 1.8 केवल वाष्प दबाव का ग्राफ नहीं है। ये प्रमाणित करता है कि अवस्थाओं का परिवर्तन एक संतुलन का खेल है, और जब उस संतुलन के एक हिस्से को छेड़ा जाता है तो दूसरे हिस्से को नया संतुलन स्थापित करने के लिए समायोजित होना ही पड़ता है। एकदम सही। अब इस गहरी और विश्लेषणात्मक चर्चा के अंत में
इसी ग्राफ की ज्यामिति से उपजने वाला एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है। अच्छा, वो क्या है? अभी हमने देखा कि यह स्पष्ट है कि नीली रेखा जितनी नीचे जाएगी वो काली रेखा को उतनी ही अधिक बाईं ओर काटेगी। हाँ, जिससे हिमांक कम होता जाएगा। लेकिन कल्पना करें कि यदि एक ऐसा विलेन तैयार किया जाए जिसकी वाष्प दबाव की रेखा यानी ये नीली रेखा इस ग्राफ में अत्यधिक नीचे चली जाए, बहुत ही ज्यादा नीचे। ये ज्यामिति के नजरिए से एक बहुत ही प्रासंगिक सैद्धांतिक परिदृश्य है। हाँ। क्योंकि नियम के अनुसार नीली रेखा को हर हाल में काली रेखा से टकराना है ताकि जमने की प्रक्रिया संपन्न हो सके। लेकिन क्या इस गिरावट की कोई सीमा है? इस ग्राफ की रेखाओं के स्वरूप और उनके ढलान को देखते हुए क्या यह संभव है कि नीली रेखा इतनी अधिक नीचे चली जाए कि वो जमे हुए विलायक की उस काली रेखा से कभी मिल ही ना पाए? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? और यदि ऐसा होता है कि ग्राफ में वे दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही न करें, तो क्या उस स्थिति में वो विलेन कभी जमेगा ही नहीं? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो वाष्प दबाव और तापमान के इस ज्यामितीय खेल की सीमाओं पर गहराई से सोचने के लिए विवश करता है। ये निश्चित रूप से भौतिकी की एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। तो इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।